तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार। कोशिश से कामयाबी तक के एक और इन्फॉर्मेटिव और मनोरंजक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। दोस्तों, बॉलीवुड में कोई एक्टर बनने आता है तो कोई डायरेक्टर, कोई सिंगर तो कोई गीतकार, पर हमारी आज की ये कलाकार एक सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। बॉलीवुड से इनका जितना संबंध है उतना ही रंगमंच से भी है। इन्हें देखते ही राजस्थान की याद आ जाती है। आखिर कौन है ये? आइए डालते हैं उनके काम पर एक नजर। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान कलाकार की जड़ें वैसे तो उत्तर भारत से जुड़ी हैं, पर इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। इनके 2 भाई और 7 बहनें हैं। जब ये 7-8 साल की थीं, तभी इनका परिवार जोधपुर से जयपुर आ गया, जहां इनका ज्यादातर बचपन और आगे की पढ़ाई लिखाई हुई। यहीं जयपुर से इनका रिश्ता राजस्थानी संगीत और कला से जुड़ गया। अपनी अलग आवाज और अंदाज से इन्होंने संगीत में अपनी एक अलग पहचान बना ली। अभिनय की शुरुआत हुई समानांतर फिल्मों के भीष्म पितामह श्याम बेनेगल के साथ, जिन्होंने इन्हें अपनी पहली और आखिरी कॉमेडी फिल्म मंडी में साइन किया। उसके बाद तो ये श्याम जी की फिल्मों का अभिन्न हिस्सा ही बन गईं। इस दौरान इनके गाए पॉप गीतों ने भी देश में हलचल मचा दी। रेशम का रुमाल, बिछुआ बिछुआ, वोट फॉर घाघरा और हौले हौले जैसे फोक पॉप गीतों की धुन पर सारा हिंदुस्तान झूम रहा था। वहीं इनके फिल्मी गानों मोरनी बागा मां, चोली के पीछे क्या है, लोटन कबूतर रे, मुझको राणा जी माफ करना और रिंगा रिंगा ने इन्हें देश की सबसे पॉपुलर फीमेल सिंगर्स की लिस्ट में ला खड़ा किया। साथ ही साथ इनका नाटक लिखना, डायरेक्ट करना और अभिनय करना भी जारी रहा। तो दोस्तों, आज की हमारी मेहमान हैं रंगमंच, लोक संगीत, बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री और गायिका, जो अपने अनोखे अंदाज और अनोखे लिबासों के लिए भी जानी जाती हैं। तो पेश हैं एक अजीम कलाकार, इला अरुण। तो ये थी इला अरुण। आइए उनका स्वागत करते हैं। इला जी, अब जी कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल नहीं कहना, नमस्ते भी मत कहना, गले गुड टू सी यू यार। बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों से बहुत बहुत नमस्ते। चलिए आपकी सीट। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कितनी बारी हमने कहाँ कहाँ पे, कहीं पार्टी में, किसी फंक्शन पे कितनी गप्पे मारी हैं, और आज एक्चुअली सबके सामने हम आपसे बातें करने जा रहे हैं। आई एम रियली लाइकिंग इट। तो बिल्कुल फॉर्मल मत होना, खूब गपशप करना। जी। तो सबसे पहले बात सतोलिया की, यानी कि पिट्ठू, जो बचपन में आपका फेवरेट गेम था, लेकिन ज़्यादातर तो उसे लड़के ही खेलते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है किरण। देखो, सतोलिया उस ज़माने में लड़के लड़कियां दोनों खेलते थे। अब हम तो भैया मध्यम वर्गीय परिवार से थे, छोटे शहर से थे। उस समय बॉलिंग एली तो थी नहीं जो आजकल हर मॉल में आपको मिलती हैं। तो ये 7 पत्थर जैसा कि आप जानते हैं, तो टीम बन जाती थी। कभी कभी मिक्स होता था, लड़कियां और लड़के, कभी लड़कियां एक तरफ। तो वो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि लोक संगीत, लोक संगीत, पर ये गाना जब हुआ तो मैंने सोचा लोक संगीत कहीं ना कहीं तो बनता है। तो मेरी यादों में ये 7 पत्थर हमेशा थे, क्योंकि हम उनको फोड़ते थे और उसका चिल्लाते थे। जब एक टीम फोड़ती है, दूसरी टीम भाग के लगाती है। जब लग जाते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर चिल्लाते हैं सतोलिया, मतलब आपका हो गया, यू हैव डन इट। तो मैंने कहा ये अच्छा है। तो वी वर डूइंग वन प्ले, तो उसमें मुझे बचपन दिखाना था। उसमें मैंने ये गाना लिखा, अरा रा 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 रा, कि लगा 1 लगा 2 लगा 3 लगा 4 लगा 5 लगा 6 और 7 सतोलिया और वही सतोलिया। when I got a chance to do my first album
विद HMV, तो मुझे लगा कि मैं ये कौन कौन से लोकगीत डालूं, तो मैंने सतोलिया डाला और जो लोगों को पसंद आ गया। तो गेम्स मुझे पसंद है, पर हमारे ज़माने में क्या होता था, क्रिकेट या वो गुल्ली डंडा लड़के खेलते थे और लड़कियों के पास खेल नहीं थे, रस्सी कूदो, सतोलिया खेलो या गुड़िया खेलो, ये दिस वाज अ गेम। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि आप राजस्थान से हैं जी। लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी जड़ें जो हैं वो यूपी की हैं, तो राजस्थान से ये कनेक्टिविटी कैसे हुई? ऐसा है कि देखिए, हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के, और जब एक बार मैंने अपनी मदर से पूछा कि भाई ये राजस्थान तक कैसे हम पहुँचे, तो समझिए हमारे दादा के दादा के दादा एक ज़माने में ये जितने भी, और वो ज़माना आज भी है इंडस्ट्री में भी, कि जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे 4 फादर्स में से कोई जो थे वो डाकिया या पोस्ट मास्टर या कुछ कहो, वो डाक बांटते, और उन दिनों कैमल पे भी डाक बांटी जाती थी। वो जयपुर जोधपुर आए और उनको लगा कि ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अच्छी जगह है, वो सेटल हो गए। पर मेरी माँ को राजस्थान कभी नहीं पसंद आया। उन्होंने कहा, इला तुम कभी तो कोई यूपी के गाने गाओ, इस राजस्थान में है क्या, सिर्फ धूल के। पर मैंने कहा नहीं, यही धूल जो है, इसमें संगीत भरा हुआ है, इसमें रंग भरा हुआ है, इसमें त्योहार भरे हुए हैं, इसमें एक दूसरे के प्रति प्यार भरा हुआ है। यहाँ हिंदू मुसलमान कोई भी लोग बड़े प्यार से रहते हैं। सो फॉर मी, फॉर अस, ऑल ब्रदर्स और सिस्टर्स, सारे भाई बहनों को बस राजस्थान राजस्थान राजस्थान। ज़्यादातर लोग बड़े बड़े गुरुओं के नाम लेते हैं और हमने ये महाराज से सीखा और उनसे सीखा। आपकी ज़िंदगी में थे एक रघुनाथ, तो उनके बारे में कुछ बताइए। अब मैं क्या कहूँ, काश रघुनाथ जिंदा होते। लोग अपने गुरु का नाम जब लेते हैं तो ऐसे करके कान पकड़ते हैं, और वो जिंदा होते तो मैं मूंछ पकड़ती है ना। क्योंकि रघुनाथ जो था ना, उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, साफा बांधता था, और मैं बाल मंदिर में पढ़ती थी, तो वो साइकिल पे मुझे सामने के हैंडल पे बैठा के छोड़ने जाता था। अब ये लोग इतने मस्त होते हैं कि जब साइकिल पे बैठे होते हो, उन्हें नहीं पता है कि हमारे साहब की छोटी बच्ची साइकिल के हैंडल पे बैठी है। तो मेरा जो गाना है उसमें ट्रक वाले, ये साइकिल वाले, मजदूर वाले, जो कि जब काम करते हैं तो अपनी समझिए दुनिया में खो जाते हैं। रघुनाथ साइकिल चलाता था, आगे एक पतली दुबली लड़की बैठी होती थी जिसका नाम उस समय इला पांडे था, और वो गाता था। तो शुरू में मुझे एक हिचक थी कि दुनिया मुझे तो नहीं देख रही है, पर दुनिया के पास इतना वक्त नहीं होता है, और ख़ास तौर से राजस्थान में जहाँ सब लोग काम करते समय गाना गाते हैं। तो मैं अपनी माँ से कहती थी, गाना गाता है, तो मैं बैठती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया, हो वही मेरे अध्यापक थे, क्योंकि मेरे गाने में जो एक मर्दानगी है, या एक जो खनक है, या आवाज़ जो एकदम से ऊपर जाती है, धप से नीचे आ जाती है, वो उन लोगों का टाइम पास था। तो वो साइकिल पे चलाता था। माफ़ करिएगा, आज मुझे बहुत ज़ुकाम है, गला भी ख़राब है, वायरल फैला हुआ है। तो कुछ ऐसे गाता था, हो रहा छोटी सी लुगाई थारो देवर लागू छूर, थारो मुंडो तो दिखा दे मुकई ले बाजू छू। फिर साइकिल चलती धीरे 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 धीरे, फिर अरे ताता ताता गुलगुला में खार आऊं लो, थारी पोली में पटेलन तोरण मार जाऊं लो रे, दादा भाई मार जाऊं लो रे। फिर साइकिल चलती थी। इस तरह से संगीत जो है, ऐसा खुली आवाज जो है। तो बहुत सारी संगीत भी आपने कई लाइनें जो है उन्हीं से सीखी होंगी जी। अच्छा, पुरोहित जी का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व था? देखिए, पुरोहित जी के बाग में हमारा जो परिवार है, तो हम लोग 7 बहनें और 2 भाई। उस ज़माने में जैसा आप जानते हैं कि जब तक भाई ना हो तो फिर एक फैमिली पूरी नहीं होती है, परिवार एक पूरा नहीं होता। हाँ। हमारे खानदान में खास बात ये थी, मेरे पिताजी 2 सगे भाई थे, एक भाई के कोई बच्चा ही नहीं था। फिर एक चाचा के लड़के थे, उनके भी कोई बच्चा नहीं था। और हमारे यहाँ जो हुई तो देवियों पे देवियाँ, देवियों पे देवियाँ आती गई। तो हम पुरोहित जी के परिवार में ऐसा ट्रेन जैसा एक घर था
बड़ा सुंदर। मैंने कहीं कहा भी था, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितनी अच्छी खूबसूरत जगह थी। हम वहाँ पले बड़े, सातों बहनें रहती थे। कैसे कबर्ड में, आजकल हम अपने बच्चों को 2-2 कबर्ड दे देते हैं, 3-3 कबर्ड दे देते हैं, कमरा दे देते हैं, ड्राइवर दे देते हैं। हमारी तो एक दराज थी जिसमें हर बच्चे का अपने अपने कपड़े रख लो। एक ही टेबल पर बैठ के पढ़ते थे, एक ही छत पे। पुरोहित जी का गार्डन जब कटने लगा तो वहाँ पे एक लैंप पोस्ट हुआ करता था, उसके नीचे मेरे अध्यापक भी ऐसे ही थे, कोई भंवर लाल नाम किसी का कुछ, ब्यूटीफुल फेस्टिविटी। एक आजकल सोसाइटी बन गई है बॉम्बे में, ये सोसाइटी वो सोसाइटी, फिर वो लोग आपस में होली दिवाली भी करते हैं। पर पुरोहित जी के बाग में एक ऐसा रिश्ता था, जो ये सोप अपेरास बनते हैं, अगर मुझसे कोई स्क्रिप्ट लिखा है तो पुरोहित जी के बाग का हर परिवार, हर घर, उसमें एक अपनी एक कहानी थी। और हमारे परिवार में तो 7 कहानियाँ वैसे ही मौजूद थी। और फिर ये 2 भाई, बड़ा मज़ा आता था। सो पुरोहित जी का बाग जो था, सुनिए, उसकी छत पे वहाँ इतने मोर थे। आजकल आप जाते हैं वाइल्ड लाइफ देखने के लिए या गार्डन देखने के लिए। मेरे पिताजी को बहुत जोर की छींकने की आदत थी, और हम सारे लोग एक छत पे लाइन बना के सोते थे। जो बड़े थे वो खाट पे, जो हम जैसे गरीब वो छत पे पानी देने के बाद बिस्तर होते। और काका जी यानी मेरे पिताजी रात को जोर से आछी प्यांग प्यांग प्यांग, सारे मोर। अच्छा, वहीं पर आपने घंगोर भी सीखा। हाँ। तो वो सुनाइए हमें। गणगौर का क्या है कि राजस्थान में एक बार हमारे स्वर्गीय उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत ने कहा था कि इलाज जो है वो सही मायने में लोक संगीत की, राजस्थान के लोक संगीत की एम्बेसडर है। पर मैंने गाना ऐसे ही सीखा क्योंकि पुरोहित जी के बाग में वो लोग जो मारवाड़ी थे, अब हम लोग तो थे नहीं, पर हम ऐसे थे, उन्हीं के त्यौहार मनाने लगे। तो गणगौर जो होता है कमारी लड़कियों का त्यौहार होता है। और कभी कभी अगर आप उदयपुर जाएं तो आजकल लकड़ी की इतनी बड़ी बड़ी गणगौरें होती हैं, और राजमाता के यहाँ से तो चांदी की बड़ी बड़ी गणगौर। पर बाजार में तीज के पहले जब गणगौर आती है, मट्टी की बहुत गणगौर होती है। गणगौर इज व्हाट? गणगौर इज पार्वती और ईसर इज शिव जी। तो कहते हैं कि जैसे पार्वती ने इतनी उपासना की, इतनी तपस्या की, तब उनको शिव जी जैसा एक पति मिला। तो कुंवारी लड़कियां बगीचे में जाती हैं, फिर उनके सर पे लोटा होता है, फिर वो जा कर के अपने लोटे को साफ करती हैं। अब हमारे लिए वही एक्टिविटी थी उस समय। ये तो नहीं है ना कि आप कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में माँ बाप ले गए, तो लड़कियां जाती हैं, फिर घास को कलेक्ट करती हैं, दूब को, उसको बांध देती हैं, इधर उधर अंगली में लगाया, लोटा साफ किया, फिर सब गाते हैं, गोर गोर गणपति ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला टीका, गोर का सोना का टीका दे, टमका दे। दिस काइंड ऑफ like rap now. आरा रानी भरत करियो, लाडू में बीरानी दी, बीरा मने घुमन दी, गोवर्धनी में। It's like that. So there was a rhythm. लग रहा है कि बहुत सारे गाने मैं आपसे सुनने वाली हूँ, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, मेरा गला भी बैठने लगा। लेकिन इस वक्त क्या करें, लेकिन इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। बातें हो रही हैं म्यूजिकल और मेलोडियस इला अरुण से। तो इला, हम बात कर रहे थे म्यूजिक की। तो ये बताइए, बचपन में जब आपने कितनी जल्दी शुरू कर दिया, किस उम्र में, और आप कॉलेज स्कूल वगैरह में गाती थी? क्या है कि मेरी माँ का कहना ये है कि अपनी उनकी 7 लड़कियों में देखने में और फिगर में सबसे पतली कमज़ोर मैं ही थी, यानी और लड़कियाँ सुंदर उंदर थी। सो पर गाने का मुझे ना, गाना सुनने का शौक़ था। सबसे पहले गाने की ज़रूरी आवश्यकता ये है, कान अच्छे होने चाहिए। कान अच्छे होंगे, अच्छा सुनोगे तो अपने आप चलता चला जाएगा। तो मैं ऐसे गाती थी, जैसे कि मम्मी कहती है, मुझे 2 बचपन के गाने पसंद थे। एक तो राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, और एक गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के, वो कहती है तुम पतली पतली टांगों से गाया करती थी। पर मैं स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी। और देखिए, अगर आपके मन में अगर कुछ करने की क्षमता है, अगर आप कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मुकाम बन ही जाता है, जो आपका प्रोग्राम कामयाबी मिल जाती है। उस समय ये था कि मुझसे बहुत अच्छी गाने वाली थी, मेरी तो मोटी आवाज़ है, तो टीचर की नज़र तो पतली आवाज़ पे पड़ती थी। पर कुछ आपका जो अलहदा एक स्टाइल, ओरिजिनलिटी इज ऑलवेज, इट पेज।
वो आपका जगह बना कहीं नज़र पड़ जाती है। या 9 लड़कियों का ग्रुप डांस होता था, उसमें छोटे बच्चे की ये तमन्ना होती मैं बीच में आऊँ, 4 इधर होती 4 उधर, बीच की लड़की तक आने की जो एक होता है ना, किसी तरह मास्टर जी की नज़र मुझ पर पड़े। सो इस स्कूल में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया और मैं उनकी इन अ वे हेमा मालिनी बन गई थी, यू नो, कोशिश करते करते इसमें पार्टिसिपेट करो। व्हेन आई डू रियलिटी शोज, मैं हमेशा कहती हूँ देखो, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। तुम बॉलीवुड मत करो, अगर तुम में क्षमता है तो अपने आप बॉलीवुड की नज़र आज के ज़माने में जहाँ इतने रियलिटी शो हैं तो वो गाँव तक पहुँचेगी। तुम ऐसे गा गा के, और बहुत अच्छी आवाज़ नहीं थी पर मैं अब कैसे असर बनाती चली गई मुझे पता नहीं, और घर में बस वो चांदी के कप आने शुरू हो गए। वाद विवाद प्रतियोगिता में भी थी। ज़्यादातर जो भी इस लाइन में आते हैं वो यंग एज में आने की कोशिश करते हैं, कॉलेज में होते हैं, स्कूल ख़त्म करते हैं और आ जाते हैं इमीडिएटली सिंगर बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए। आपके केस में आपकी शादी हो चुकी थी, आप सेटल हो चुकी थी, आप बॉम्बे से बाहर रहती थी और उस एज में आपने ये डिसीजन लिया। ये डिसीजन कैसे लिया और आपके हस्बैंड ने आपको कितना सपोर्ट किया? सी क्या हुआ कि एक तो शादी जल्दी हुई थी, वो उस समय मैं जयपुर रंगमंच की काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस थी और मुझे एक संगीत ललित कला एकेडमी से स्कॉलरशिप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने की मिली और मैंने 6 महीने का कोर्स नाटक में इब्राहिम अलकाजी के अंडर में किया। अलकाजी साहब ने कहा कि तुम्हें वो सब गुण हैं जो एक नाटककार में होनी चाहिए, यानी थोड़ा बहुत गाने से लगाओ, थोड़ा बहुत नाचने से लगाओ, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने की समझ। एक एक्ट्रेस में ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो चाहते थे कि मैं 3 साल का करूं और मेरी माँ कहती थी कि एक लड़की के जीवन में कला और संस्कृति नमक की तरह दाल में होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम उसी को रोटी रोजी बना लो। और इस चक्कर में मुझे वापस बुला लिया और शादी हो गई। लकीली अरुण जो है ही वॉज एंड आई कैन से ही इज इन, क्योंकि अभी लास्ट ट्रिप भी ही हैज़ डन इट, तो मर्चेंट नेवी में है। तो मेरी शर्त ये थी कि देखो यार, शादी वादी तो मैं कर लूँगी, जगह ऐसी ढूंढो जहाँ मेरा काम भी होना चाहिए। तो ही सेड बॉम्बे इज़ बेटर, क्योंकि मेरा समुद्र है और तुम्हारा वहाँ पे रंगमंच भी है। बॉलीवुड मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में था बॉलीवुड की लड़की को बहुत सुंदर, खूबसूरत, फिगर वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। पर थैंक्स टू जया जी एंड शबाना, वो उसी समय एंटर करे, जो कि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस थी, या स्मिता पाटिल, या ऐसी नहीं थी अगर उनसे निजी जिंदगी में मिलो तो आपको हीरोइन ऐसा नहीं था, उनके अंदर एक प्रतिभा थी। तो व्हेन आई केम हियर हमने और मैंने अरुण पे, जब शादी हो गई तो हम आ गए, तो अरुण पे मैंने क्या कहा, बोला घर कहाँ ले, तब इतनी जल्दी पैसा नहीं था। मैंने कहा देखो, घर ऐसी जगह लेना जो दूरदर्शन के करीब हो और कल्याण जी भाई के घर के करीब हो। तो फॉर्जेट स्ट्रीट में हमने 400 रुपए में एक पारसी लेडी मानिक बाई मोदी, उनका एक कमरा लिया ताकि मैं दूरदर्शन आ सकूं। और मैं सबसे पहले दूरदर्शन से मेरा एक रिश्ता आकाशवाणी और दूरदर्शन से बचपन से रहा है। मैंने चाइल्डहुड से आकाशवाणी पे जयपुर रेडियो में बहुत काम किया, जहाँ 5 रुपए मिलते थे, फिर अनाउंसमेंट करी तो 11 रुपए मिलते थे, यू नो ऐसे। फिर जब सैटेलाइट आया तो मैं जयपुर से वहाँ जाती थी दिल्ली। सो आई डन लॉट ऑफ दूरदर्शन। तो इस चक्कर में दूरदर्शन था और कल्याण जी भाई थे। फिर आदमी अपनी पहचान बनाने लगता है, इप्टा से जान पहचान हुई। और सबसे पहले क्या हुआ कि मैं नादिरा के साथ जुड़ी, पृथ्वी थिएटर आया ही था, तो नादिरा ने मुझे दिल्ली में देख लिया था NST में, और जस्मा उडन के लिए उन्होंने कहा था। तो मैंने 2 नाटक नादिरा जी के साथ किए, पर तभी मुझे लगा कि मुझे अपना ग्रुप बनाना चाहिए। जो मैं कहना चाहती हूँ वो दूसरे के ग्रुप में काम करके नहीं हो पाएगा, वहाँ पे सिर्फ मुझे एक रोल मिलेगा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, किस मुद्दों पे मैं कहना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, लोक संस्कृति। एंड आई एम लकी, यू नो व्हाट हैपेंड वाज कि जेनिफर जिंदा थी और जेनिफर से मैंने कहा तो उन्होंने कहा पहचान बनाने का तरीका ये है कि तुम अपना ग्रुप लेके यहाँ पृथ्वी थिएटर पे परफॉर्म करो। एंड कैन यू बिलीव किरण कि पहला मैंने अपने ग्रुप का नाम रखा सुरनाई। सुरनाई वो एक फोक वाद्य होता है जो कि कश्मीर में भी बहुत फेमस है और राजस्थान में भी। उसके अंडर में 40 फोक आर्टिस्टों को लेके
पृथ्वी थिएटर पे गई। फिर पृथ्वी थिएटर पे जब हम कर रहे थे तो तूफान, 11 जून की बात है 1982, तूफान आया, बारिश आई, बत्ती चली गई। तो मैंने जेनिफर से कहा अब कैसे होगा? तो उन्होंने क्या कहा, यू टोल्ड मी दैट यू सिंग फोक म्यूजिक, तो विलेज में बत्ती कहाँ है, सो प्लीज हैव लैंटर्न्स एंड कैंडल्स एंड परफॉर्म। एंड शी वॉज एक्चुअली इन थिएटर, माई इंस्पिरेशन हैज बीन जेनिफर, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो मिला तो पृथ्वी के साथ मेरी यात्रा आज तक चल रही है। और सुरनाई हमारा थिएटर ग्रुप, उसकी अपनी एक शक्ल है जिसमें कि, पर कोशिश की जो बात कर रहे हैं आप, बिना पैसे के तो होता नहीं। एक कंधे पे थैला लटका था, और मैं, एक मेरा दोस्त था जो जयपुर से था, जफर इकबाल, ही वॉज कमिश्नर ऑफ अर्बन लैंड, ही टोल्ड मी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, जयपुर में हुआ, तो उन्होंने मुझे फिर जितने बिल्डर्स हैं उनके पास भेजा। मैं तंग आ गई, थैला लेके भीख मांगने का जो सिलसिला शुरू हुआ। और रंगमंच की नियति ये है कि मैं भीख आज भी मांग रही हूँ, सपोर्ट मी, सपोर्ट मी। अच्छा ये बताइए, सिंगिंग पहले हुई या एक्टिंग पहले हुई? सिंगिंग और एक्टिंग हैंड इन हैंड। आई मीन अपने लेवल पे मैं राजस्थान में कर रही थी, पर आई वॉज नेवर कंसिडर टू बी अ गुड सिंगर। बॉम्बे में ये खासियत है कि उनको तलाश है कुछ नए की। तो जब मैं यहाँ आई तो श्याम बेनेगल के असिस्टेंट हुआ करते थे गिरीश घाणेकर, तो उनकी दो जो वाइफ थी मीना घाणेकर, शी हैड सीन मी इन जयपुर, शी थॉट कि मैं, मुझसे बढ़िया कोई एक्ट्रेस बॉलीवुड में नहीं, शी सजेस्टेड मी टू श्याम बाबू। तो श्याम बाबू की मंडी शुरू होने वाली थी। श्याम बाबू, वो जिस रोल के लिए मुझे बुलाया गया था, शायद नादरा भी थी, रीमा लागू भी थी, पर मैं श्याम बाबू से मिली, फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर बहुत अच्छी तरह बात करके उनको शायद मैं कहीं जम गई। तो श्याम बाबू ने कहा, एंड नाउ लेट अस कम टू द ब्रास टास्क। मैं समझी भी नहीं, इसका मतलब भी नहीं आता था। बाय गॉड, मैंने पूछा सर क्या, कि व्हाट विल यू चार्ज? हम तो भैया मर रहे थे कि रोल मिल जाए, रोल मिले। श्याम हकलाने लग गए, सर आप ही के साथ काम करना है। 7,500 में मुझे तय किया गया। उस 7,500 की मैंने जाकर के स्मिता और शबाना के साथ ऐसी बढ़िया एंटीक झुमकियाँ ली, वही मेरे पास मंडी की निशानी। फिर जब मंडी में पहुंच गए, श्याम बाबू की लोकेशन हमेशा बहुत दूर होती है, मतलब आपको 1.5 घंटे का सफ़र करना ही पड़ेगा। कितने बड़े बड़े कलाकार उस फिल्म में थे, यानी सोचिए स्मिता, शबाना, नसीर, ओम, फिर जो कुलभूषण खरबंदा, सईद जाफरी, फिर नए लॉट में तो जो थे, जो ट्रेन में भर के गए थे, सतीश था, के रैना था, पंकज कपूर थे, अरे पूछिए मत, एक से एक बढ़िया लोग थे। अनीता, वो आपके साथ अनीता वाज माय रूममेट, नीना गुप्ता। तो हम हमेशा कहते हैं, इसने भावना सुमैया ने एक आर्टिकल लिखा था, टाइम विल टेल, दैट वाज ऑन अनीता कंवर, नीना गुप्ता एंड माई सेल्फ। तो मंडी की, मतलब जो आर्टिस्ट थे वो बहुत आगे गए, आगे चले गए। और यहाँ दूरदर्शन में भी जब मैं आई तो मुझे सबसे पहले मिला फुटपाथ के फरिश्ते, उसमें मैंने प्रोस्टिट्यूट का रोल किया था। आई स्टिल रिमेम्बर, गुलाम अली साहब मिलने आए, पर जब उन्होंने गजरा वजरा मेरे इसमें देखा और खड़े, तो उन्होंने कहा ये आपको शोभा नहीं देता। मैंने कहा सर आप गजल गाते हो, आपको ये नहीं पता है एक एक्ट्रेस को सब शोभा करना पड़ता है। हाँ। हमको हर लाइफ में, सोसाइटी में जितने भी किरदार हैं, चाहे वो माँ है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे वो बाहर में करने वाली महिला है, औरत के हर पहलू को उभारने की जिम्मेदारी एक एक्ट्रेस की है। तो वहाँ भी प्रोस्टिट्यूट किया, और मंडी में गए तो सोनी, मैं, नीना, हम तो भैया दिन रात यही कर रहे थे। हिलेरियस। म्यूजिक एल्बम का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आई टेल यू, फिर हेर फेर की बात दूरदर्शन पे आती है। दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता था, शो टाइम और शो थीम, उसको मंजू सिंह क्या करती थी। तो उन्होंने कहा कि कंपेयर कोई और होगा और आप ना विलेज की बातें करें और हमारी क्लिपिंग विलेज की होगी।
तो मैंने कहा देखिए कंपेयर को तो आप हटा दीजिए, मैं गा गा के मुझे इतने गाने पता हैं, तो मुझे डाकिया पे भी पता है, मुझे सतोलिया पे भी पता है, मुझे मतलब कोई भी बात करिए आप, तो मैं क्यों ना 2-2 लाइन गा दूं। वीरेंद्र शर्मा, ही वॉज द प्रोड्यूसर हियर, ही प्रोड्यूस दोज प्रोग्राम। उसने टर्निंग पॉइंट ले आया। उस एक प्रोग्राम से सुभाष घई ने मुझे कर्मा में रोल दिया, उमेश मेहरा जो मैंने फाइनली किया नहीं, शम्मी जी ने किया, बिकॉज वो उम्र उनकी ज़्यादा थी। उमेश मेहरा ने मुझे जाल में दिया, उसी में मुझे गाना मिल गया और HMV खुद चला आया। क्या होता है कि कोशिश कहीं ना कहीं आदमी करता है, पर मुझे प्लेटफॉर्म सही जगह पे सही वक्त पे मिला। आज कंपनियों की मिजाज बदल गए। कंपनी कहती है एल्बम भी खुद ही बनाओ, गाने भी खुद ही लाओ, तो फिर आप क्या करोगे? यूर प्रमोट, आई मीन, पर एक आर्टिस्ट, क्योंकि मैंने रियलिटी शो करे हैं, उसका तुम कुछ भी नहीं करोगे, उसका सभी ले लोगे, मौसमी की तरह निचोड़ दोगे तो क्या करेगा? और वो ये कहने लगी कि आप अगर शो आपको इतने मिल रहे हैं तो उसमें कुछ हमारा स्टेक होगा। वाई यू हैव गिवन द चांस, नाउ आर्टिस्ट को बढ़ने दो। पर मेरे टाइम पे HMV आया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि HMV ने मुझे 1 नहीं 2 एल्बम दी। एल्बम जब 56 चूरी मैंने किया तो यश चोपड़ा ने मुझे सुना। यश चोपड़ा ने सुना तो उनको लगा कि इसमें तो कोई बात है, उन्होंने मुझे घर बुलाया, शिवजी हरि जी को बुलाया, और वहाँ से वो लम्हा मेरी ज़िंदगी में आया जो लम्हे में कन्वर्ट हो गया। ये गाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम ये गाना सुनना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं ईला अरुण जी से। हाँ, तो ईला, आप बात कर रही थी लम्हे की, तो लम्हे आपकी ज़िंदगी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस फिल्म की और उस गाने की जो आपने उसमें गाया? जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत साधारण, अपने आप को बहुत ही साधारण गायिका समझती हूँ, या गायिका समझती नहीं। उसको एक इतना बड़ा मौका मिले कि पहले HMV 2 एल्बम निकाले, सुपर डुपर हिट हो जाएं, और फिर यश जी की नज़र मुझ पर पड़ी और उनका लॉन्च था लम्हे का। तो HMV ने रिक्वेस्ट किया कि हमारा इला ने एल्बम निकाला है 56 छुरी, तो उसके कुछ गाने कर दीजिए। जब उन्होंने मुझे वहाँ परफॉर्म करते देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म में ये गाना गाएगी, और मुझे अपने घर बुलाया। जैसा आप जानते हैं कि पैम म्यूज़िक में बहुत अच्छी है, खुद बहुत अच्छा गाती हैं, तो शिव जी हरि जी को मैं पर्सनली भी जानती थी। वहाँ से शुरू हुआ कि फोक को कैसे एक पॉपुलर फिल्मी गाना बनाया जाए। तो पता पड़ा कि लता जी आधा गाएंगी और कुछ हिस्सा मैं गाऊंगी। मेरी तो भैया रात भर टांगें कांपती रही कहाँ लता जी। और उस ज़माने में ना ये करेक्ट वॉइस को ठीक करने वाला, टोन ठीक करने, सब नहीं होता था, ये सब था, वो तो लाइव था। यानी इधर म्यूजिशियन बैठे, इस वाले कांच वाले में लता जी, उधर मैं, तो मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई। और गाने के बाद लता जी ने पूछा आपका कौन गुरु है, इससे बढ़ के और कोई बात क्या होगी। पर मैंने आज तक अपने आप को सीरियस नहीं लिया। मुझे बहुत दुख है कि तभी भी, आज के 30 साल पहले, 25 साल पहले भी अगर अकल आई होती तो गाना सीखना शुरू करना था। अच्छा, ये बताइए चोली के पीछे क्या है, हम इसकी क्या कहानी है? बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस मोरनी का जो गाना है टू श्रीदेवी जी एंड टू लता जी। श्रीदेवी जी क्योंकि आज हमारे बीच में है नहीं, पर वो रात भी कमाल थी जब डेजर्ट में, रेगिस्तान में, दुनिया की और भारत की स्क्रीन की इतनी प्रसिद्ध नर्तकी और अभिनेत्री श्रीदेवी ने डांस किया। और ये सिक्स सेंस सरोज जी का था, जिन्होंने कहा कि यहाँ ये खड़ी होगी इला अरुण और यहाँ पे ये। और वो जो लम्हा था वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा था, और मुझे बहुत दुख है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। आप उसकी क्लिपिंग कहीं से भी लाएं, पर लोगों को दिखाएं, क्योंकि मैं उनको समर्पित करती हूँ। अब बात आई चोली पे, दो लाइन तो सुना दीजिए ना पहले, फिर मोरनी की। आज तो गला कौवे जैसा हो रहा है। मारे हिवड़े में बह गई वे कटार रे, मारे हिवड़े में बह गई वे कटार रे,
वे कटार रे मोरिया अचोरे बोलो रा ढलती रात मोरिया अचोरे बोलो रे ढलती रात। इतने खराब गले के साथ आप इतना अच्छा गा लेती हैं तो जब गला ठीक होता है तो क्या होता है? फिर भी मैं वही होती हूँ। हाँ बताओ। अच्छा पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट तो देने दो कि दो औरतें जब बैठेंगी तो ये मैं ऑडियंस से कहना चाहती हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि तुमने साड़ी कहाँ से खरीदी या तुम्हारा कुर्ता कहाँ है। तो किरण तुम इतनी सुंदर आज भी फर्स्ट क्लास, क्या बढ़िया बात है। तो बताओ अपनी सुंदरता का राज। कोई राज नहीं है, जिंदगी में खुश रहो और कोई भी जिंदगी में आपके साथ बुरी चीज हो तो हमेशा सोचो कि उसमें से अच्छा क्या निकला, बस पॉजिटिविटी एंड दैट इज इट। अगर आप अंदर से सही रहोगे, खुश रहोगे तो आप बाहर भी सही और खुश दिखोगे। ये इनकी हरियाली का राज। ठीक है, हाँ बताइए। अब चोलिए के बारे में बताइए। चोली, आप सुभाष जी को इतने करीब से जानती हैं तो वो हमारा एक, मैंने आपको बताया था कर्मा में उन्होंने बुलाया था। तो कर्मा में ऐसा हुआ कि मैं बहुत छोटी लग रही थी तो शम्मी जी ठीक थे और अच्छा हुआ नहीं किया कि रोल भी फिर वेस्ट ही हो जाता। तो एक चीज़ और ज़िंदगी में पहले घटी, वो थी देवा, और उसकी क्लिपिंग है सिर्फ सुभाष जी के पास। मेरी ज़िंदगी की का वो लम्हा कितना प्रेशियस था जब अमिताभ बच्चन एक तरफ बैठे हों और इला अरुण दूसरी तरफ बैठी हो और गाना गा रही हो देवा का, और फुल सॉन्ग वाज मी। आधा हिस्सा अलका पे भी था पर जो मेरा हिस्सा था वो मेरा ही था। मेरे ख्याल से अलका थी नहीं, मैं ही थी उसमें, अलका नहीं थी। तो देवा somehow कुछ गड़बड़ हुई और देवा हुई नहीं। तो उसकी क्लिपिंग आज तक सुभाष जी के पास है, उन्होंने स्कूल बुला के दिखाया, बहुत खूबसूरत। अमित जी बैठे हुए हैं डाकू बन के और मैं उनको देवा नाम है तेरा कर रही हूँ। तो वो हुई नहीं। तो जब खलनायक हुई उन्होंने मुझे फिर याद करा और चालाक इतने थे, बोले लिखो। मैं लिखने लगी। अब वो सोच रहे थे कि इला का रिएक्शन देखिए। आनंद बख्शी बैठे थे, सुभाष जी और लक्ष्मीकांत जी पहले, लिखो चोली के पीछे क्या है। मैंने लिखा चोली के पीछे क्या है। तो उन्होंने देखा इसमें कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि वो ये भूल रहे हैं कि देयर वाज एन एक्ट्रेस इला। चोली कहो चाहे घाघरा कहो चाहे कुछ भी कहो, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम उसको घबराएंगे नहीं। तो मैंने कर दिया चोली के पीछे क्या है। अलका सहम गई, पतली दुबली अलका, उसकी लाइन थी चोली में दिल है मेरा, वो सेफ थी। फिर चोली हुआ, फिर मैंने गाया। फिर सुभाष जी ने हर डायरेक्टर की तरह कहा कि अब तुम इसमें अपना वो लगाओ। वो क्या है सुभाष जी? अपना वो सबको पसंद है, मैंने वो भी कर दिया। तो मैंने इतना क्योंकि खुल के चोली गाया तो मैं सबकी नज़र में आ गई। सबने कहा कि इला अरुण, एक दो ने केस भी कर मारा। अरे मैंने कहा यार आंचल पे चोली पे एक नहीं 1000 करोड़ गाने हैं। अगर वही बात दबे स्वरों में लता जी गाती हैं, सुरीले उसमें किसी ने नहीं पूछा आंचल से क्यों ढलक रहा है, कितने गाने। या हमारी मंडी का ही वो जो है चुभती है क्यों निगोड़ी भारी अंगिया, स्मिता ने गाया था। तो वो इतना खूबसूरत गाना था। तो औरत की जिंदगी का जो वस्त्र है वो उसका सबसे, और हमारे अगर आप राधा तो आपको तो काफी मतलब लोगों ने ऐसे कहा कि आप इस तरह के गानों को एक्सप्लॉइट करके कबूतर, लोटन कबूतर और ये ऐसे गानों से आपने अपना नाम बनाया, यूएसपी बन गया, जैसे हेलन जी का बन गया था कैबरे। मेरे पास ऐसे गाने आने लगे, बहुत गाने आए। एक ने लिखा 7 रंग की चोली, यानी मंगलवार को पहने तो ये, बुधवार को ये, बृहस्पति। मैंने कहा देखो मैं अकलमंद हूँ। एक गाना जो आनंद बख्शी ने लिखा है, जिसको कल्याण जी भाई आनंद जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सुरबद्ध किया है और जिसका मतलब इतना सुंदर है, चोली में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, है ना। तो अब तुम इसको अंडरलाइन करने से हर उस चीज़ की खूबसूरती बर्बादी हो जाती। मैंने नहीं गाया, अगर मैं चाहती तो मैं उसको इनकैश कर सकती थी, पैसे बनाए। देयर इज़ नो चोली, दैट चोली इज़ अ ब्यूटिफुल चोली। और आप ना मानिए, मैं इतने लाइव शोज़ करती हूँ, फिर उनके जो कई हमारे परम पूजनीय स्पॉन्सर्स होते हैं, वो कहते हैं देखिए आप वो गाना मत गाइए, और झिझकते हैं कौन सा गाना, वो मत गाइएगा, कौन सा गाना, वो मत। अच्छा वो वाला गा दीजिए ना। जब मैं वो नहीं गाती हूँ, जब वहाँ जाती हूँ तो उनकी अपनी पत्नियाँ क्या कहती हैं,
वही गाना गाइए, और गाना होता है चोली के पीछे क्या तो है। हमारे यहाँ तो गा दीजिए, यहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा। प्रोवाइडेड यू डू द एक्शन। ये मुझे आता ही नहीं। नहीं, अब मेरा आधा तो मेरी बेटर हाफ नहीं है ना, हल्का वो आप अपनी लाइन गा दीजिए, बस उतना गा दीजिए। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली में दिल है मेरा। वो फिर उसका है कल हाँ, अपना हाँ, अलका अलका का। हाँ, वो दिल मैं दूंगी मैं, कुक 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 कुक, अरे लाखों दीवाने तेरे, लाखों दीवाने, आशिक पुराने तेरे, आशिक पुराने, ऐसे कुछ करके है। बट दिस चोली गेव मी लॉट ऑफ बिजनेस। तो सुभाष जी ने मुझसे पूछा, एक बार बताओ कि चोली के पीछे के बाद, मैंने कहा सुभाष जी आपने तो मुझे पैसा दिया नहीं था, आपने तो मुझे लिफाफा पकड़ाया, ये अक्सर करते हैं हाँ। हमारे फिल्म वाले, हाँ। लिफाफा अभी मत खोलना। क्यों भाई, मेरे तो अंदर से छटपटाहट है कि लिफाफा खोलूं देखूं। कहते हैं बाद में खोलना, मैं निकलते ही खोला, सच्ची कह रहे थे, लिफाफा मत खोलना। अच्छा, वन डे आस्क्ड मी, बताओ। हाँ। मैंने कहा डेफिनेटली आई ओ इट टू यू सुभाष जी, आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छे शोज मिले, और मैं कमांड करती हूँ शो में कि मैं ये पैसा लूंगी और मुझे पैसा मिलता है, थैंक्स टू चोली। और थैंक्स टू चोली वाई, बिकॉज मैं जिस तरह का थिएटर करती हूँ हाँ। वो थॉट प्रोवोकिंग प्लेस होते हैं, यानी बहुत सीरियस, यानी उसमें कोई चोली नहीं, चोली की वजह से ऑडियंस अंदर आ जाती है, फिर देखती है ओहो, ये तो इला कुछ के और ही पीछे है। क्या है। हाँ। इला के पीछे क्या है, एक संवेदनशील, एक सुशील, एक वो लड़की जो अपने समाज की औरतों के बारे में, उनकी आवाज के बारे में कुछ कहना चाहती है। इला, फिल्मों में आपको इंस्पिरेशन किस एक्टर या एक्ट्रेस से मिली? मैं सच्ची बता दूं, मेरा रोल मॉडल है अमिताभ बच्चन। क्योंकि जो एनर्जी उनमें आज भी है, आई हैव रिसेंटली उनके साथ देवा में तो मतलब मैं कर ही नहीं पाई, एक ही गाना करा, अभी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में मैंने उनके साथ एक्ट किया। तो वो उनको जब कोई 70 कहता है, 75 कहता है, बकवास, क्योंकि यू सी हिम, द पैशन, द एक्शन, द एनर्जी। ही आस्क्ड मी आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, तो मैं डरती कहूँ सर आपसे आती है, क्योंकि दैट इज यू नो, एक आदमी को जो डेडिकेशन, जब बत्तियाँ जलती हैं, जब आप कूद पड़ते हैं, तो फिर अगले दिन चाहे आप स्ट्रेचर पे हों। और थिएटर में भी आपकी इंस्पिरेशन है, आप इब्सन से बहुत इंस्पायर्ड हैं, जी, हेनरिक इब्सन से। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना किरण। उनकी ही प्लेस को आप क्यों ट्रांसलेट करके हिंदी में आप उनको लिखती हैं? क्योंकि क्या हुआ कि देखिए, बहुत शेक्सपियर को लोग बहुत करते हैं, बहुत से लोग बहुत अंग्रेजी दाएं, कुछ पुराने, हमारे पुराने वाले लोग जो हैं, लोगों के थोड़े आउटडेटेड हो गए। तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत औरतों पे लिखा था, बट तब औरतें जो थी उनकी सामाजिक स्थिति कुछ दूसरी थी। हेनरिक इब्सन ने जो काम 150 साल पहले किया है, उन्होंने औरत की आवाज़ को हाईलाइट किया है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि नेहरू जी जब जेल में थे, तब उन्होंने कहा था, जब उन्होंने उनका डॉल्स हाउस पढ़ा था, तो कहा था कि ये प्ले इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि वो औरत अपने हस्बैंड के चेहरे पे दरवाज़ा फेंक देती है, तो कहता है वो कि तुम भूल रहे हो कि तुम एक औरत हो, तुम एक माँ हो, तुम एक पत्नी हो। उसने कहा भूल जाओ कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, सबसे पहले मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक जीती जाती हाड़ मांस की एक औरत हूँ। औरत को समझना होगा। तो जब मुझे डाडा ने समझिए 1912 में कहा कि आप इब्सन के एक प्ले को एडेप्ट करिए और उसको ट्रेडिशन में करिए, तो मैंने लेडी फ्रॉम द सी को एडेप्ट किया। उसका नाम रखा मरीचिका, और मैंने ऐसे पर्दे वाली औरतों की आवाज़ पे बात उठाई। उसके बाद मैं 4 नाटक उनके एडेप्ट कर चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि करप्शन या औरत की आवाज़ पे जब बात करनी हो, तो मेरे पास हेनरिक इब्सन जैसा एक राइटर है। क्योंकि अगर आप खुद इतना अच्छा नहीं लिख सकते हैं और आप बहुत खूबसूरत अनुवाद कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट हेनरिक इब्सन। एब्सोल्युटली। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात हो रही है मल्टी टैलेंटेड इला अरुण से। अच्छा, फैमिली की हमने बिल्कुल बात नहीं की, जबकि शुरू में आपने कहा कि अरुण जी ने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे ये बताइए कि कितना महत्व है एक हस्बैंड का एक औरत की सक्सेस में, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है आपके केस में? मेरे केस में जैसा कि आपने पहले खुद ने भी कहा कि मैं शादी करके यहाँ आई, एक औरत को उसे मानसिक छूट मिलनी चाहिए। और आई थिंक अरुण ने ये बहुत खूबसूरत काम किया कि मुझे वो मेरी स्पेस दी, क्योंकि अगर आप तो जानते हैं बड़ा कॉमन है, साधारण औरत की भी ज़िंदगी जो है अस्त व्यस्त हो सकती है, डिवोर्स भी हो जाते हैं। तो मैं एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने यहाँ की सबसे वैसे माना जाए तो सीधी सादी लड़की, पर वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक आर्टिस्ट एबनॉर्मल होता है, उसको अपनी एक जगह चाहिए। उस जगह के लिए जब आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं, जब आप कुछ लिख रहे हैं, जब आप कुछ गा रहे हैं, जब आप छटपटा रहे हैं, उसमें आपको किसी किस्म का पति या बच्चा नहीं चाहिए। और ये अरुण ने अपने आप किया। ही इज़ ए शिपिंग पर्सन, ही वॉज लाइक अ एंकर टू मी। अगर शायद ये ना होता तो हो सकता है कि आज स्थितियाँ कुछ अलग होती, क्योंकि आप ये कह पाना मुश्किल है, ये कोई शादी शर्तों पे नहीं चलती, पर इसको बहने में या यहाँ तक पहुँचाने में मुझसे ज़्यादा मैं अरुण को मार्क्स दूंगी कि अरुण ने मुझे वो छूट दी। क्योंकि देखिए, मेरी लड़कियाँ भी बहुत कम दोस्त हैं, लड़के ज़्यादा दोस्त हैं। नाटकों में लड़कों से उठना बैठना उन्हीं के साथ होता है, और लिखते हैं तो भी लड़के होते हैं। तो ट्रस्ट, एक तो विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक ये समझना। और हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट भी आते हैं, एक ऐसे मोमेंट, मैं तो उनमें से हूँ कि मैं अपनी लोकेशन से अटैच हो जाती हूँ। जब 3 महीने अगर आपने मुझे हैदराबाद के एक पांडुचेरी में करवा दिया या कहीं हैदराबाद के पोचमपल्ली में करा, लौट के अरुण को पता है कि अब ये 15 दिन रोएगी। क्यों? कि इसे पोचमपल्ली याद आ रहा है, वहाँ का जुलाहा याद आ रहा है। तो भैया शी फॉल्स इन लव वेरी इजीली। तो ही गिव्स मी द स्पेस कि अपने प्यार में पड़े और उससे निकल के चले आए। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अ मैन। और ऐसा नहीं कि खटपटे छटपटे नहीं होती, वो हर दो बर्तन होंगे तो होंगे। हाँ। मेरी माँ का ये कहना था, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद दो कि तुम्हें अरुण मिला है। तो मैं लड़ती थी, वाह वाह वाह, मुझे में टैलेंट नहीं है, अरुण मिला है, वो बहुत, उन्होंने कहा तुम समझते नहीं। हाँ। हर औरत में कोई ना कोई गुण होता है जो वो अपना निकालना चाहती, बट शी नीड्स अ मैन जो उसका एंकर बने। दैट्स व्हाट अरुण हैज। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादातर हम जिंदगी में देखते हैं कि लोगों को एक बेटे की बहुत, इंडियन हमारे कल्चर में एक बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी पली, आपने खुद कहा कि 5 बहनों के बाद 7 बहनों के बाद 7 बहनों के बाद 2 भाई हुए। तो आपके केस में आपकी एक ही बेटी है, ऐसा क्यों? अब आप मानेंगे कि शादी के 5 साल बाद मेरी लड़की हुई, और उससे पहले मैं अरुण के साथ शिप पे काफ़ी घूम ली थी। मैंने जो भी कपड़े खरीदे, ये मान के चली कि लड़की होगी, लड़की होनी चाहिए। अगर मेरा लड़का हो जाता, सच्ची 12 साल तक वो लड़की की ड्रेस में घूमता। मुझे लड़की पसंद थी, क्योंकि एक आपकी, हमने हमारे घर में भी देखा था कि ऐसा नहीं लड़के बुरे होते। माय ब्रदर्स आर द गॉड्स गिफ्ट, दे आर लवली पीपल। बैलेंस के लिए मम्मी हमेशा कहती थी एक लड़का और लड़की, बट एज एन आर्टिस्ट मुझे एक ही चाहिए था। अब एक ही चाहिए तो फिर लड़की ही चाहिए। तो आई एम हैप्पी विद इशिता, जिसका मतलब है ईश्वर प्रदत्त। कैसी है आपकी माँ बेटी की? कुछ ज़्यादा तो अच्छी नहीं है क्योंकि हम तर्क वितर्क करते हैं और स्पेस देते हैं। वो बट शी इज़ अ लवली डॉटर, एंड मोर देन लवली डॉटर, शी इज़ अ लवली मदर। और वहाँ भी मेरे दो ग्रैंड डॉटर्स ही हुई हैं, अमाला और अलाया। पर इशिता का ये है कि मुझे अच्छा लगा था, एक बार कल्याण जी भाई ने कहा था कि बिजू से पूछो, उनका लड़का बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोजर है, कि बिजू तुम्हें कौन म्यूजिक डायरेक्टर पसंद है? तो बिजू के हमेशा कहता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ऐसे ही इशिता को आशा भोसले ज़्यादा पसंद है, रहमान ज़्यादा पसंद है, और उसको सीरियस नाटक, ये थॉट प्रोवोकिंग, ये औरतों की आवाज़ें उसे पसंद नहीं है। जबकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी सिंगर है, और मेरे 2 नाटकों में उसने बहुत खूबसूरत काम किया है। पर उसने अभी अपना एक नया ग्रुप खड़ा किया है
क्योंकि वो कॉमेडी करना चाहती है। सो बट शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट सेंसिटिव गर्ल, पर आज की लड़की है। हमारे टाइम पे हमारी माँ अगर बुरी भी होती थी तो हम आज भी उनका बहुत उन्हें याद करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं करते। हमारी लड़कियों से जब बात होती है तो आज की लड़कियों की तरह वो तर्क वितर्क भी करती हैं, जो मुझे समझना चाहिए, बट शी इज़ अ लवली डॉटर। मैंने सुना है कि आपकी ज़िंदगी में एक बार नहीं 2 बार ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, जहाँ की आप ऑलमोस्ट क्लोज टू डेथ थी। तो उनके बारे में बताइए और उसका क्या आपके ऊपर असर हुआ, ये मुझे बताइए। एक बार तो गजब ही हुआ कि मैं शो करने के लिए आईसीसीआर ने मुझे भेजा यूरोप, और हमारा शो जर्मनी में था, और जर्मनी में पहली बार मैं गई थी और मुझे रेडियो स्टेशन ले गए थे ये कहने के लिए कि शाम को आइएगा भैया, शाम को आइएगा, मेरा शो है। उसके बाद जो हमारे जो मेहमान नवाजी जो कर रहे थे मेरे पीछे पड़े। एक बार आप वो पुल देख लीजिए जिसमें वेस्टर्न फिल्मों का बहुत शूटिंग करी गई है। मैंने उनसे कहा मैं शो के पहले कहीं नहीं जाती हूँ, और एक मेरी बहुत गंदी आदत है कि शो चाहे 9 बजे का हो, चाहे आजकल तो थिएटर 4 घंटे के लिए देता है, मैं सुबह 6 बजे से बैठ जाती हूँ। पृथ्वी भी कहता है आप क्या झाड़ू लगाने आती है? तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं हमारे पीछे ही पड़े रहे कि जाइए, वहाँ एक विलेज है। वो ले गए और उनकी स्पीड में गाड़ी चल रही थी और इधर से ट्रक ट्रॉलर आया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, तो बस तब तक तो एक्सीडेंट हो चुका था और मेरे हाथ में ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ, विच इज़ डेंजरस। हाथ फूल गया। मैं आगे थी और हमारे डायरेक्टर के रैना और मेरे हस्बैंड अरुण पीछे थे, और दूसरे क्षण मैंने पाया कि मैं ज़मीन पे लेटी हूँ। दैट इज़ द थिंग, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, शो मस्ट गो ऑन। एक आर्टिस्ट की डिज़ायर होती है कि मैंने अपने लोगों को, जर्मन लोगों को, इंडियन लोगों को कहा है शाम को शो में आना, तो वो क्या सोचेंगे। और मैं ये भूल गई कि मेरा अच्छा खासा ऑपरेशन होगा, तो मैंने वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया, जल्दी करो जल्दी करो। एक बार मैंने इतना जल्दी करो तो जो मुझे एनेस्थीसिया देने वाली थी तो वो जर्मन में बोली थी, उसने कहा वक्त 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 चीचेत कापूत कापूत। कापूत का मतलब है कि अपना चेहरा तो देखो, क्योंकि जो उसकी बेल्ट थी ना उसने मुझे आँख पे हिट किया था और चेहरा पूरा काला हो गया था। आई कुड नॉट डू इट। एंड इफ़ यू रिमेंबर किरण, आप लोग भी इटली गए थे, रमेश जी और आप, तो मुझे 8 दिन के लिए तो एडमिट किया, प्रॉपर ऑपरेशन हुआ, मैं शो में नहीं गई। शो में जब मैं नहीं गई तो इन्होंने मेरा एक गाना ट्रैक पे बजाया और मोमबत्तियाँ लेके, मैंने दिया आइडिया कि मरून ड्रेस पे ना मोमबत्ती लेके जाओ, और मने आवे नहीं निंदिया बैरन, हाय रे मैं क्या करूं, बजाओ। इन्होंने बजाया और लोगों ने ताली बजाई। उन्होंने कहा बट वी हैव द वॉइस, द आर्टिस्ट हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, शी कांट कम। एकदम से हुआ हाँ क्वाइट, बट शो वेंट। उसके बाद इटली आना था, 7 दिन हमें उन्होंने मुझे भेजा ना। मेरी लड़कियां गई, मैं इटली नहीं जा पाई। इस बात I know, हम वेट कर रहे थे आपकी इटली में। और मैं नहीं जा पाई, मुझे बहुत दुख हुआ। पर स्वीडन गई मैं, तो डॉक्टर ने रिलीज किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब गा सकती हूँ? वो लोग प्लास्टर नहीं करते हैं, एक स्लिंग बांध दिया। उन्होंने कहा कि कैसे गाओगी? मैंने कहा ऐसे गाऊंगी, यहाँ स्लिंग होगा और मैं ऐसे गाऊंगी, चोली के पीछे क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है बट डोंट मूव योर हैंड। पर जब गाने लगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कोड़ा आया, तक 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 धुन, मैंने इसको ऐसे करा, थाई थाई तक तक थाई थाई करा, और मैं भूल गई कि मेरा हाथ में था, वो हाथ इतना सूज गया। एंड देन आई वेंट टू डॉक्टर अनंत जोशी। उन्होंने कहा आपने तो करे कराए पे पोछा फेर दिया। बट वो होता है, वो लाइट, वो कमिटमेंट, वो ऑडियंस। अच्छा, दूसरा इंसिडेंट के बारे में बताइए। वो तो आपको 26 जुलाई की बात है, जब जुलाई को बहुत पानी फ्लडिंग हो गई थी बॉम्बे में। आपको मालूम है काफी लोग मरे भी थे। काफी अब मैं क्या बड़ी रोमांटिक हूँ, जब काले बादल आए पहले तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी सुहाना सफर और ये मौसम, आई लिस्ट आई रियलाइज बादल हो रहे हैं। और कल्पना लाजमी की चिंगारी की शूटिंग थी, तो गई तो डबिंग स्टूडियो में इतना पानी था, सॉरी मैम ये तो हो गया, आप घर जाइए। अब घर आए तो वर्सोवा का जो सिग्नल है ना, वहाँ पे धीरे 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 पानी बढ़ रहा था। मुझे ये फिक्र थी कि मैं इस पानी में इतने में कैसे चलूँगी। और साथ में नया ड्राइवर रखा था, नाम तो उसका था महबूब, पर महबूब जैसी कोई बात पतला दुबला एक छात्र। जब बिल्कुल बसें रुक गई, अंधेरा हो गया, तब मुझे भगवान ने अकल दी कि उतरो, तो मैं उतरी। वर्सोवा से सेंटा क्रूज तक मुझे आना पड़ा,
और वो महबूब वो मुझे प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता था छाता हाथ में। नानावटी के पास पहुंचे, एक नाले का रेल आया, 2 बसों के बीच में मैं घुस गई और इधर से सामने की आई स्टम्पेड कंप्लीटली और महबूब हाथ से छूट गया और मैं मौत की, बिलीव मी, मौत के करीब थी, क्योंकि नाले का जो आता है ना फ्लड। पर ये सब चीजें अगर होनी होती तो मैं आज होती नहीं आपके पर साथ। इस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया? मुझे एक चीज़ सिखाई कि जीवन में एक तो एक्सपीरियंस में सिखाया और एक भला हो कि जब मैंने सेंटा क्रूज में अपना घर खरीदा तो हंगल साहब बगल में थे, वो कम्युनिस्ट थे। तो उनका तो ये कहना था कि लाइफ में ना अच्छा पहनो ना अच्छे रहो। वो हमेशा मेरे 2 टेलीफोन से दुखी थे, देख काटो इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो मुझे ये सिखाया उतार चढ़ाव जीवन के बहुत 2 अहम पहलू हैं। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। मेरी भी ज़िंदगी में आई हैव प्लेड माई, मुझे कोई ज़िंदगी से शिकायत नहीं। मैं इंडस्ट्री से बहुत खुश हूँ कि एक मामूली सी लड़की को एक्टिंग में, गाने में, सब में मौका मिला। अब मुझे ये नहीं कि इसके पास वो है उसके पास ये। आखिरी जो फाइनल जो मुझे एक कार, हमारे मेकअप मैन कहते हैं कार बदलिए, तो मैं कहती हूँ बेटा आखिरी वो 4 खपच्चियों की कार मिलेगी। आई हैव लर्नड अ लॉट, गिव योर बेस्ट। एक शिकायत जीवन में मत रखो और अपने आप से भी मत रखो कि क्या मिला क्या ना मिला। एक तो इस एक्सपीरियंस ने सिखाया और एक मेरी बहादुर माँ की जब चारों तरफ मैंने नलियाँ देखी तो मुझे ईश्वर से यही कहना है कि जो ऋत्विक घटक ने मुझे एक बार मतलब एक बार ब्लेसिंग दिए थे, मैं रोने लग गई थी किरण, भरी जवानी में उन्होंने कहा माँ यू विल डाई ऑन स्टेज। सो आई थॉट यार बड़ा पागल आदमी कहता डाई ऑन स्टेज, बट टुडे आई फील व्हाट दैट इज द बेस्ट वे टू डाई। इफ आई कैन डाई एट पृथ्वी, सॉरी कुणाल, उनको थोड़ी बहुत बुलाना पड़ेगा, बट वो चक्कर लेते हुए अगर मैं मर जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दूसरा ये कि मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपने मुझे बुलाया, दूरदर्शन का धन्यवाद करूंगी और अपने उन दर्शकों का धन्यवाद करूंगी। गाने के बगैर धन्यवाद नहीं हो सकता। 2 लाइनें गा दीजिए, उसके बाद हमारी डायरी साइन कीजिए। मैं आपकी और डायरी उसके बाद हाँ हाँ तो वो एक बात घाघरों कही वाला, थी, घाघरों मैं वाला इसलिए गाना। बताना चाहती हूँ हाँ। कि चोली के बाद मैंने जब घाघरा गाया तो सीधे मेरे ऊपर ना केस आ गए। भीलवाड़ा से। उनके पास काम नहीं होता। मैं समझ गई कि लाइमलाइट में आने के लिए बेस्ट है केस मार दो। केस मार ये दो। कोर्ट को कुछ करना चाहिए कि देखो तो किस बेस पे वो केस मार रहा है। तुमने बुला लिया, मुझे बुला लिया खामखा लड़ने के लिए कि मैं देखूं। केस तो उसने मार दिया पर कभी मतलब नहीं समझा। गाने का मतलब था कि जो ईव टीजिंग होती है, जो आदमी बदतमीजी करता है औरतों से, मैं अपने गाने के थ्रू, अपने एल्बम में मैं टिप से भी कहती थी कि 6 गाने आपके हिसाब के गाऊंगी, 4 गाने अपने हिसाब से गाऊंगी। एंड आई हैव 10 सॉन्ग्स ऑफ 10 मिनट्स। मैं देती भी बहुत हूँ, लेकिन लोग 2 मिनट का ही गाते हैं। तो दिल्ली शहर में मारो घाघरे पहला रैप इन मारवाड़ी और 6 मिलियन से ज्यादा बिकी थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी की लाल पगड़ी, जो मेरी बाँ पकड़ी, मैंने गुस्सा करने आया, मैंने मारी लकड़ी, उन्हें मूछा घुमाई, मैंने आँखें दिखाई, छोरी क्यों अकड़ी, क्यों मारी लकड़ी, बोली मैं सुन और लाल पगड़ी। थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, तूने बाँ पकड़ी, मैंने मारी लकड़ी। सो दैट इज अबाउट द, आप अगर औरत के साथ व्यवहार करेंगे, अरे दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो, उई समर गया मारो घाघरो जो घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो। थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, उनकी लाल पकड़ी, जो मेरी बाँ पकड़ी, मैंने गुस्सा करवाया, मैंने मारी लकड़ी, उन्हें मुच्छा गए, मैंने आ गया देखा, तू कहीं बोली, तू कहीं बोली, अरे दूर हट जा रे छोरे, दूर हट जा, दूंगी मैं थाने ऐसा झटका, दूर हट जा फिर दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूम। और ये घाघरा गांव से घूमता है। फिर मैं सेशन की भी बात करी, अडवाणी साहब की भी बात करी कि नहीं लड़की में ऐसी, नहीं लड़की में वैसे, मारी नाम पे चाले गर्मी में सेशन, मारी बात करे टी सेशन। फिर है इन्हें टिकट दिलाओ, क्यों कि अगर तुम फूल कहती हैं फूलन देवी को टिकट मिल गया, यू आर लुकिंग फॉर अ पब्लिसिटी बट यू हैव टू लुक फॉर वुमेन्स स्ट्रेंथ। वो कहती है घाघरा मेरा वस्त्र नहीं है, ये मेरा अस्त्र है, ये मेरी डिग्निटी है, इसको छेड़ोगे तो मेरे में से माँ दुर्गा निकलेगी। तो वो कहते हैं इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ने बनाओ, वोट फॉर घाघरा, वोट फॉर घाघरा। अब ये बताइए
कि वोट फॉर घाघरा तो आपने बोल दिया, लेकिन आपने पॉलिटिक्स क्यों नहीं एंटर की? आप बाकी सब कुछ कर चुकी हैं। सच मानिए, अगर मैं ट्रक पे निकल जाती अपना वोट फॉर घाघरा करके, जीतती तो मैं। बट आई बिलीव इन वन थिंग, कि आपकी अपनी आवाज़ कहीं पार्टियों में खो ना जाए। सो योर इफ़ यू वांट टू सपोर्ट, यू कैन सपोर्ट इट थ्रू योर पेन। लोग कहते हैं कलम क्रांति लाता है, थ्रू योर स्टेज। सो फार आई एम ओके, बट व्हेन आई सी कि ऑल दीज एमपीज आर गेटिंग गुड मनी, शायद मैं भटक जाऊं। अच्छा, इसी बात पे अब आप ये डायरी उठा लीजिए, क्योंकि बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन टाइम समाप्त हो गया है। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक, कोशिश से